क्या आप जानते हैं भारत के तिरंगे का जो डिजाइन आज दुनिया भर में हमारी पहचान बना हुआ है, वो पहली बार एक महिला ने अपने हाथों से कागज पर बनाया था। नाम था सुरैया तैयब जी। आज जब हम 15 अगस्त या 26 जनवरी पर झंडा फहराते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस तिरंगे की असली कहानी क्या है? हम सबने पिंगली वेंकैया का नाम सुना है, गांधी जी की पसंद देखी है, लेकिन क्या इतिहास ने हमें अधूरी कहानी सुनाई? इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के झंडे की शुरुआत कहां से हुई, भीखाजी कामा, वेंकैया और गांधी जी का योगदान क्या था, और आखिरकार वो कौन थी सुरैया तैयब जी, जिनकी सोच ने भारत के तिरंगे को उसका आज का स्वरूप दिया। ये सिर्फ एक झंडे की कहानी नहीं है, ये कहानी है संघर्ष, विचार और उन छुपे हुए हीरोज की जिन्हें हमने कभी सुना ही नहीं। तो वीडियो को स्किप करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई अपने देश के झंडे की असली पहचान जानते हैं? 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। चारों तरफ क्रांति की आग थी, देश के कोने कोने से आवाज उठ रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन एक चीज की भारी कमी थी, एक झंडा, एक ऐसा प्रतीक जो इन बिखरी हुई आवाजों को एकता में बदल सके, एक ऐसा चिन्ह जिसके नीचे खड़े होकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब खुद को एक देश का नागरिक महसूस कर सके। झंडा कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, वो राष्ट्र की आत्मा होता है। वो बताता है कि ये जमीन सिर्फ एक जमीन नहीं है, यह एक पहचान है। 1957 की बगावत में जब देश के लोग अंग्रेजों से भिड़े, तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर हमें एकजुट होना है तो हमें सिर्फ आवाज नहीं, एक दिशा चाहिए, और वो दिशा झलकती है एक झंडे में। लेकिन तब तक भारत में कोई झंडा नहीं था। लोगों ने जगह जगह अपने अपने प्रतीक बना लिए। कोई भगवा झंडा लेकर निकला, कोई हरियाली वाला, कोई धार्मिक चिन्ह वाला, पर ये सब बिखरे हुए प्रयास थे। एक संयुक्त राष्ट्र की भावना तब तक अधूरी थी जब तक एक एकीकृत प्रतीक सामने नहीं आता, और यही थी उस झंडे की खोज की शुरुआत। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले 90 सालों तक भारत का हर आंदोलन, हर बलिदान, हर नारा एक झंडे की तलाश के इर्द गिर्द घूमेगा। क्योंकि गुलामी की लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती है आस्था से, प्रतीकों से और एक रंगीन उम्मीद से, जिसे हम आज तिरंगा कहते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों का दमन और भी सख्त हो गया, लेकिन भारत की आत्मा हार मानने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे आंदोलन फिर से उठने लगे और साथ में उठी झंडे की जरूरत। 1906 में बंगाल के पारसी बागान स्क्वायर में एक ऐतिहासिक रैली हुई। इस रैली में पहली बार एक तिरंगे झंडे का उपयोग किया गया। यह झंडा 3 रंगों से बना था, ऊपर केसरिया, बीच में पीला और नीचे हरा। बीच की पट्टी पर हिंदी में लिखा था वंदे मातरम, नीचे सूरज और चांद का निशान बना था। एक तरफ शक्ति का प्रतीक, दूसरी ओर आस्था की झलक। ये तिरंगा भारत के पहले अनौपचारिक राष्ट्रीय झंडे के रूप में जाना गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक साल बाद 22 अगस्त 1907 को एक महिला, भीखाजी कामा, पेरिस से जर्मनी पहुंची। वहां उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में वो झंडा लहराया जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रतीक बन गया। उनका डिजाइन बंगाल वाले झंडे से प्रेरित था, पर उसमें थोड़ा बदलाव था। ऊपर हरा, बीच में पीला, नीचे लाल, बीच में वंदे मातरम और 7 सितारे सप्तर्षि मंडल को दर्शाते हुए। अब जरा सोचिए, 1907 में जब महिलाओं को बोलने तक की आजादी नहीं थी, एक भारतीय महिला ने विदेशी धरती पर झंडा फहराया और कहा, यह है स्वतंत्र भारत का झंडा। भीखाजी कामा ने सिर्फ झंडा नहीं लहराया था, उन्होंने भारत की आकांक्षा, साहस और आत्मसम्मान को हवा में उड़ा दिया था। और यहीं से भारत के झंडे को मिला एक चेहरा, एक दिशा और सबसे अहम, एक आवाज। झंडा सिर्फ आजादी का प्रतीक नहीं होता, वो नेतृत्व की सोच और जनता की भावना का मेल होता है। और जब बात महात्मा गांधी की हो तो हर प्रतीक का मतलब गहराई से जुड़ा होता है। 1921 में गांधी जी को एक चिंता सताने लगी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम तेज हो रहा था, लेकिन उसके पास एक आधिकारिक प्रतीक नहीं था, एक ऐसा झंडा जो हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को एक साथ खड़ा कर सके। गांधी जी ने यह जिम्मेदारी दी पिंगली वेंकैया को, एक शिक्षाविद और राष्ट्रभक्त जिनका दिल भारत की पहचान गढ़ने के लिए धड़क रहा था। वेंकैया ने एक झंडा डिजाइन किया जिसमें ऊपर हरा रंग था, नीचे लाल रंग और बीच में था चरखा। यह चरखा गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। लाल रंग हिंदुओं का
हरा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन गांधी जी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, यह झंडा दो समुदायों को दिखाता है, पर भारत सिर्फ दो धर्मों का देश नहीं है। हमें ऐसा प्रतीक चाहिए जो समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करे। यहीं से आया तीसरा रंग, सफेद, शांति, सच्चाई और उन तमाम समुदायों का प्रतीक जो पहले दो रंगों में नहीं थे। नए डिजाइन में ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा, और बीच में एक घूर्णन करता चरखा। यह झंडा बन गया कांग्रेस पार्टी का झंडा और फिर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का चेहरा। लेकिन यह अभी भी भारत का झंडा नहीं था। गांधी जी और वेंकैया ने हमें झंडे की आत्मा दी, लेकिन इसकी आखिरी रूपरेखा अभी बाकी थी। और उस आखिरी रूप को एक महिला ने अपने कागज पर खींचा था, जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया। 1931 ये वो साल था जब झंडे को लेकर तमाम बहसों और प्रयोगों के बाद एक बड़ा फैसला हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें तय किया गया कि आजादी की लड़ाई में जो झंडा इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा ऊपर केसरिया, बीच में सफेद चरखे के साथ और नीचे हरा। यह वही झंडा था जो पिंगली वेंकैया और गांधी जी की सोच का नतीजा था। इस झंडे ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। छोटे से गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक, हर रैली, हर सत्याग्रह, हर जेल भरो आंदोलन में यही झंडा लहराया गया। यह झंडा बन गया उम्मीद का प्रतीक। लोग उसे देखकर लड़ते, रोते, मरते, लेकिन हार नहीं मानते। पर एक समस्या थी, यह झंडा तकनीकी रूप से था कांग्रेस पार्टी का झंडा। और कांग्रेस भले ही सबसे बड़ा आंदोलनकारी संगठन हो, पर भारत सिर्फ कांग्रेस नहीं था। आजादी के करीब आते आते सवाल उठने लगा, क्या आजाद भारत का झंडा वही होना चाहिए जो एक राजनीतिक पार्टी का झंडा है? यह सवाल हल्का नहीं था। यह झंडे की आत्मा से जुड़ा था। झंडा सिर्फ आंदोलन का चेहरा नहीं रह सकता था, उसे बनना था भारत की सार्वभौमिक पहचान, हर नागरिक की आवाज। और यहीं से शुरू हुई वो ऐतिहासिक प्रक्रिया जिसमें एक महिला ने वो स्केच तैयार किया जिसे देखकर संविधान सभा ने कहा, यह होगा भारत का झंडा। 15 अगस्त 1947 वो दिन जब भारत ने अपनी आजादी हासिल की। पर जैसे ही जश्न का शोर थोड़ा शांत हुआ, एक सवाल गूंजने लगा, अब भारत का आधिकारिक झंडा कौन सा होगा? तब तक हम जिस झंडे के नीचे लड़े थे वो था कांग्रेस पार्टी का। पर अब कांग्रेस सिर्फ आंदोलनकारी संगठन नहीं रही। भारत अब एक संप्रभु राष्ट्र बन चुका था और उसे चाहिए था एक झंडा जो पार्टी का नहीं, पूरे देश का प्रतीक हो। यह कोई छोटा सवाल नहीं था। झंडा सिर्फ रंगों और आकृतियों का मेल नहीं होता, वो होता है एक राष्ट्र की आत्मा का प्रतिनिधि। अब भारत को चाहिए था एक ऐसा डिजाइन जो न किसी एक पार्टी से जुड़ा हो, न किसी एक धर्म से, बल्कि हर भारतीय की भावना और पहचान को दर्शाए। यहीं से शुरू हुई एक नई प्रक्रिया। संविधान सभा के सामने रखा गया प्रस्ताव, एक ऐसा झंडा तैयार किया जाए जो कांग्रेस झंडे की भावना तो रखे, लेकिन उसका राजनीतिक रंग उतार दे। इस प्रस्ताव में सबसे बड़ी चुनौती थी चरखे का। क्या किया जाए? चरखा गांधी जी की आत्मा था, लेकिन वो सीधा कांग्रेस से जुड़ चुका था। तो क्या उसे हटाया जाए? और अगर हटाया जाए तो उसकी जगह कौन सा प्रतीक हो? यह सवाल था सिर्फ डिजाइन का नहीं, यह सवाल था भारत की पहचान का। और इस सवाल का जवाब देने वाला था एक ऐसा नाम जिसे आज इतिहास के पन्नों में मुश्किल से जगह मिली है। 1947 की गर्मियों में, जब भारत की आजादी बस कुछ ही हफ्तों दूर थी, दिल्ली की संविधान सभा एक और ऐतिहासिक फैसले पर विचार कर रही थी। भारत का राष्ट्रीय झंडा आखिरकार कैसा होगा? बहस गंभीर थी। हर सदस्य चाहता था कि झंडा न सिर्फ भव्य दिखे, बल्कि उसका हर रंग, हर प्रतीक एक मजबूत संदेश दे। वहीं बैठते थे बदरुद्दीन तैयबजी, संविधान सभा के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, हमें चरखे की जगह अशोक चक्र को तिरंगे में शामिल करना चाहिए। अशोक चक्र यानी भारत के सम्राट अशोक की स्थायी विरासत, जो केवल धर्म या पार्टी नहीं, बल्कि धर्म चक्र के रूप में नैतिकता, न्याय और गति का प्रतीक है। इस चक्र में न कोई धार्मिक पहचान थी, न राजनीतिक। ये भारत की आत्मा का सार्वभौमिक प्रतीक था। तैयब जी का यह प्रस्ताव जैसे पूरे सदन में शांति ले आया। यह एक ऐसा समाधान था जो गांधी जी के विचारों की गहराई भी रखता था और आजाद भारत की नवीन सोच को भी दर्शाता था। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि यह प्रस्ताव सिर्फ तैयब जी के दिमाग की उपज नहीं था। इसके पीछे एक और विचार था, एक और हाथ, जो इस चक्र को तिरंगे में शामिल करने की असली प्रेरणा थी। और वह थी सुरैया तैयब जी, उनकी पत्नी। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं
जो अपनी पहचान खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों को पहचान देते हैं। सुरैया तैयब जी ऐसा ही एक नाम। जब संविधान सभा में भारत के नए झंडे को लेकर बहस हो रही थी, तब एक महिला पर्दे के पीछे एक कागज पर वो आकृति उकेर रही थी जो आगे चलकर भारत की आत्मा बन गई। सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी थी। वो न तो नेता थी, न ही किसी पद पर थी, लेकिन उनके पास था दृष्टिकोण, कलात्मक समझ और एक राष्ट्रवादी भावना। जब चरखे को हटाने की बात उठी, तब सुरैया तैयब जी ने अपने हाथों से एक तिरंगे का स्केच तैयार किया। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा और बीच में रखा अशोक चक्र, जिसे उन्होंने नीले रंग में उकेरा। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, यह एक नई पहचान थी। बदरुद्दीन तैयब जी ने वही स्केच संविधान सभा में प्रस्तुत किया और जब वो सबके सामने आया, हर सदस्य कुछ पल के लिए शांत हो गया। यह वही था जिसे सब ढूंढ रहे थे और फिर सर्वसम्मति से तय हुआ, यही होगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज। लेकिन विडंबना देखिए, हम आज भी झंडे को देखकर गर्व से कहते हैं तिरंगा हमारा है, पर उस तिरंगे की डिजाइनर का नाम शायद ही किसी स्कूल की किताब में हो। सुरैया तैयब जी ने भारत को सिर्फ एक रंग नहीं, एक विचार दिया कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ भाषणों से नहीं, योगदान से होता है। आज जब भी तिरंगा लहराता है, उसकी हर एक सिलवट में सुरैया की सोच, उनका सपना और उनका गुमनाम बलिदान झलकता है। हमारा झंडा तिरंगा 3 रंगों का कपड़ा नहीं है, यह है एकता का प्रतीक, आजादी की गूंज और उन अनगिनत सपनों की छाया जो इस मिट्टी में जन्मे। ऊपर का केसरिया साहस और बलिदान का रंग, बीच का सफेद शांति और सच्चाई की राह, नीचे का हरा समृद्धि और विकास की आशा और बीच में घूमता अशोक चक्र जो हमें सिखाता है कि रुकना मना है, गति ही धर्म है। पर क्या इन रंगों का असली मतलब हम जानते हैं? क्या हमने कभी सोचा कि जिन लोगों ने इस झंडे को गढ़ा, उनका सपना क्या था? सुरैया तैयब जी जैसी महिलाओं ने, जो बिना मंच, बिना मेडल, सिर्फ विचार और साहस के दम पर इतिहास की दिशा बदल गईं, क्या हम उनके लिए 2 मिनट सोचते भी हैं? आज जब आप अगली बार तिरंगे को लहराता हुआ देखें, उसमें सिर्फ रंग मत देखिए, देखिए उस सोच को, उस संघर्ष को और उस अदृश्य महिला की छाया को जिसने हमें यह पहचान दी। और अगर आपको यह कहानी जानकर कुछ महसूस हुआ, तो इसे सिर्फ खुद तक मत रखिए, शेयर करिए, ताकि अगली बार कोई बच्चा पूछे, माँ तिरंगे में वो चक्र क्यों है? तो जवाब सिर्फ इतिहास नहीं, सम्मान बन जाए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।